गरीब घर के लड़का था, आंखों में काफ़ी सपना था। और मैम आपको क्या बताऊँ कि जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी को सुना, अगले 2 दिन मैंने सो नहीं पाया। इंडस्ट्री में लगातार काम करने के बाद जब कंपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, और जिस व्यक्ति को बिलीव करके मैं इंडस्ट्री में आया था उनका भी स्ट्रैटेजी चेंज था, दैट टाइम आई वाज डिसाइडेड आई नेवर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। इंटरनेशनल ब्रांड, इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी हिंदुस्तान लेबर, आपको पता है कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, उन्होंने भी इंडस्ट्री में आने के बाद क्या कि गिव अप कर लिया। एज ए डायरेक्ट सेलर आपको आपके डिसीजन के ऊपर गर्व होना चाहिए, आपको वहाँ पे डटे रहना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके इस इंडस्ट्री को रूल कर रहे कुछ लीडर जो इंडस्ट्री के अंदर कंपनी को देखते ना हुए, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर को देखते नहीं हुए, सिर्फ आपने सेटिंग में डटे हुए, दूसरे को गलती ना देखते हुए खुद के अंदर क्या गलती है वो गलती देखना बहुत जरूरी है। कि एक डायरेक्ट सेलर को अगर एक एथिकल कंपनी मिल जाता है तो उस एथिकल कंपनी से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक हम लोग लगे हुए हैं कि भाई एक जेन्युइन माहौल बनाने के लिए, और कुछ कंपनी आते आके माहौल को खराब कर रहा है। हम लोग बोलो कि करके लाखोंपति बन सकते हो, और ये लोग बोल रहे हैं कि ना करके करोड़पति बन सकते हो। शॉर्टकट वे बोल के लाइफ में कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट वे सिर्फ आपको क्या करेंगे ना, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पीछे कर देंगे। मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लीजेंड पर्सनालिटी है जिन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ के ऊपर भी पे आउट किया। कंपनी को हमेशा अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहना चाहिए, कारण प्रोडक्ट प्लान को हिट कर सकते हैं, प्लान कभी प्रोडक्ट को हिट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट सक्सेस है, लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऊपर के लोग बाय डिफॉल्ट पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज जिस शख्स के बारे में हम जानने वाले हैं, उसने 18 साल से भी कम की उम्र में अपनी जर्नी की शुरुआत की और उसके बाद नेगेटिव हो गए। उसके बाद भी कुछ एक ऐसा मोड आया कि वो फिर से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ गए और आज उन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है। तो क्या आप तैयार हैं इस जर्नी पर चलने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gopal Kundu. सर, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने पे। और बहुत सारे दीवाने आज बहुत बेकरार होके सुन रहे हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। और जैसा कि हम जानते हैं, आपने बहुत टाइम तक काम भी किया, 1 दशक तक काम किया इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर बन के और खूब अचीव भी किया। फिर आप नेगेटिव हुए, तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था कि आप नेगेटिव हो गए इस इंडस्ट्री से? मैम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जो अपॉर्चुनिटी होता है वो इत्तेफाक होता है। मतलब ऐसा नहीं किसी को प्लानिंग करके अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई ना कोई कारण ऐसा आ जाता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मेरा उम्र 17 साल था तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। तो एज ए स्टूडेंट, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। मैं एक जगह पर पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वहाँ पर 4-5 दोस्त मिल के हम लोग ट्यूशन करने के लिए जाते थे। सो जहाँ पर जाते थे वहाँ पर उनका 2 फ्लैट था। एक फ्लैट था जहाँ पे हम जाते थे, जाके एजुकेशन लेते थे, और एक दूसरा फ्लैट था जहाँ पे मेरा दोस्त के पिताजी माताजी वगैरह रहते थे। एक दिन मैंने देखा उसके घर के सामने काफ़ी सारे चप्पल शू वगैरह खुला हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज क्या पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है। तो फिर देखा कि नहीं, जहाँ पे अपना पढ़ाई है वहाँ पे हो रहा है, लेकिन देखिए वहाँ पे भीड़ और बातों बातों में लोग ताली मार रहे थे। तो उस दिन मेरा पढ़ाई का ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान वहाँ पर था। तो जैसे ही सर चले गए, मतलब अपना क्लास कंप्लीट हुआ, तो मैंने मेरा दोस्त को पूछा क्या हो रहा है वहाँ पे। तो बोले मेरा पिताजी ने एक बिज़नेस शुरुआत किया, तो बिज़नेस के लिए लोग आ रहे हैं और लोग ऐसा कुछ हो रहा है। बोला क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कुछ एक एजुकेशन बिजनेस है। सो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो कंपनी से मैंने शुरुआत किया था वो एजुकेशन कंपनी था और मेरा दिमाग में नेटवर्किंग कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम लेकर आए थे, सो मैं ईयर ऑफ 2000 के बारे में बात करना चाह रहा था। तब बताया जाता था एक समय आएंगे जब आपको मेडिसिन और आपके खाने की चीज़ें, आप कपड़े भी आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा था कि 2000 साल में कि आज अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इंडिया में 20 साल के बाद कंप्यूटर का लोगों को जानकारी मिला है। सिर्फ 20 साल के बाद ही लोग ये हैबिचुएट होंगे। तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपने क्या कर सकते हो, कंप्यूटर ऑनलाइन एजुकेशन अर्थात बेसिक एजुकेशन ले सकते हो। आप आपको एक वेब पेज मिलेंगे जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, और ग्लोबल आपको हर जानकारी मिलेंगे। और उस समय के आप ये समझ सकते हैं कि 17 साल प्लस उम्र है, तो एट द सिचुएशन पहला बार कंप्यूटर सीखेंगे, मज़ा कुछ अलग था। और उस समय साइबर कैफे में 50 रुपये करके लेते थे आधा घंटा या 20 मिनट बैठने के लिए। तो उस समय मैंने आने के बाद जब 2-3 सीटिंग लिया तो उसके बाद पता चला कि ये आपको सिखाया जाएगा, और जिस उस साइज़ के साथ आप
यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आए, अगर 2 व्यक्ति को आप लेकर आओगे तो यहाँ से आपके इनकम में मिलेंगे। तो ये 2 चीज़, एक डायलॉग नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काफ़ी सुना होगा। तो आप एक डायलॉग दे रहे थे, एक व्यक्ति मर के अगर 4 व्यक्ति को जुटा सकते कि हम जिंदा होकर 2 व्यक्ति को लेके नहीं आ सकते लेकिन उसके बाद का जो कहानी हो तो थोड़ा लगा सीरियस। एक चीज़ अपने सामने खड़ा किया था, दैट इज टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू फॉर इनकम। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग प्लान के बारे में बात करते हैं। कोई लोग बात करते बाइनरी प्लान, 2 लाख का प्लान, कोई लोग बोलते थे टाइनरी प्लान, ABC प्लान, कुछ लोग बोलते हैं 6 लाख से लेकर 20 लाख का प्लानिंग, दैट इज लाइक ए जनरेशन प्लान। तो लोगों का काफ़ी तरह का कहावत है, लेकिन उस समय मैंने एक चीज़ देखा था, दैट इज टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू आवर इनकम। तो वहाँ पे बताया कि आज जितने दुनिया के अमीर लोग हैं वो टाइम को गेन कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहती हुए भी एक समय के ज़्यादा काम कर नहीं सकते। आप कितने समय दिन में काम कर सकते? 8 घंटा 10 घंटा काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो काम कर नहीं सकते। लेकिन आपको जो भी पैसा मिलता है, चाहे सैलरी हो, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी हो, वो आपके काम के द्वारा मिलता है। लेकिन अगर आप इस टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते तो उस समय उन्होंने बताया था, आज रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के पास इतना सारा एम्प्लॉय है, आज अगर उनको सैलरी दिया जा रहा है, अगर उनका सैलरी से अगर 10% भी बोनस ले रहा है तो लाखों लोगों से बेनिफिट आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन मुझे कुछ समझ में आ गया था कि हम यहाँ पे टाइम गेन कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन आई वॉज ज्वाइन देयर। और गरीब घर के लड़का था, आंखों में काफ़ी सपना था। और मैम आपको क्या बताऊँ कि जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी को सुना, अगले 2 दिन मैंने सो नहीं पाया। लेकिन जब बारी आई इस अपॉर्चुनिटी को चुनने के लिए, वहाँ पे 2000 साल में ज्वाइनिंग करने के लिए 6500 रुपीज़ का जरूरत था। अगर आज के तरह में अगर उसका कीमत देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन का कैलकुलेशन देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे आज के तरह में करीबन 70-80,000 का ज्वाइनिंग है। और मुझे आज भी वो दिन था, आप सुन के आप हैरान मत होना, वो पैसा मैंने चुराया था। और बाहर से नहीं, मेरा मम्मी से चुराया था। अगर आपने अपने मम्मी को देखा होगा तो एक समय एक लेदर का बटुआ बैग चलता था, और जैसे भी उनको पैसा मिलता था, पैसा को रोल करके डालते थे। तो उससे मैंने छोटा छोटा पैसा लेके 6500 रुपये इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके जब मैंने वो पैसा लेके बिल्डिंग से नीचे उतरने के बाद बैंक में जाना था डिमांड ड्राफ्ट करने के लिए। लेकिन जाते जाते मेरे पास ये आया, घर पे मेरा बहन है, घर पे बाकी लोग भी है, अगर मम्मी को ये दिखने के लिए मिलेंगे तो शायद मेरे ऊपर नहीं आएंगे, दूसरे के ऊपर इंजाम आ सकते हैं। तो मैंने फिर वापस किया और मैंने एक कागज़ में लिखा, ये पैसा मैं ले रहा हूँ मेरा एजुकेशन के लिए। तो मैंने छोटा सा कागज़ के अंदर लिख के मैंने बैग के अंदर डाल दिया। बिलीव मी मैम, मेरे साथ जो इत्तेफाक हुआ था, जिस दिन मेरे घर पे पहला दिन डॉलर आया था, उस दिन मेरा माँ को पता चला था कि इस बैग में 6500 रुपये का कमी है। और मेरा माँ वो डॉलर रखने के लिए गए थे, पोस्ट ऑफिस ने बोला था शायद आपको लड़का को स्कॉलरशिप वगैरह है, इसको संभाल के रखना। और बिलीव नहीं, उस दिन मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था इस कंपनी में, मेरे नाम पे कर नहीं पाया था, क्योंकि मेरा सत्ता सुलमर था, रीना कुंडू के नाम पे था, मेरा माँ के नाम पर था। और मेरे पास डॉलर आया था। मेरा माँ के सामने जब मैंने डॉलर ओपन किया, वो अमाउंट करीबन 13-14 हज़ार का था। और ये चीज़ मेरा लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट था। और उस दिन मेरा माँ ने, मतलब बोलते ना, खुशियाँ का जो आंसू उनके आँख से निकला था, इसने नहीं निकला था कि मुझे करीबन 13,000 का एक पे आउट है। इसने देखा था उन्होंने जो लड़का को पैदा किया था और उन्होंने जो डिसीजन लिया था, और डिसीजन के लिए जो चोरी भी किया था वो ईमानदारी के साथ था। ऐसे करके मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। लेकिन इत्तेफाक ये था कि 3 महीना 13 दिन उस कंपनी में काम किया। तो कुछ इंडियन को जो करेंसी बाहर जाती, इसलिए फेडएक में आने के बाद वो कंपनी बंद हो गया था। मैं कंपनी का नाम भी बोल देता हूँ, स्काईबीज इंटरनेशनल। सो इससे मेरा जाननी शुरू हुआ, और तब मुझे पता चल गया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या था, और मैं पढ़ाई में लग गए थे। और उसके बाद 2000 साल में मेरा एक सिलेक्शन रहा। कंपनी का नाम था डायोटेक इंडिया लिमिटेड, मुंबई बेस्ड कंपनी। उस कंपनी ने काफ़ी बार प्लान चेंज किया। फिर 2000 साल से लेकर 2013 तक मैंने एक ही इंडस्ट्री में काम किया। और एक ही इंडस्ट्री में लगातार काम करने के बाद जब कंपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, और जिस व्यक्ति को बिलीव करके मैं इंडस्ट्री में आया था उनका भी स्ट्रैटेजी चेंज था, दैट टाइम आई वाज डिसाइडेड आई नेवर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई वाज रिजाइन देयर। और उसके बाद मेरा सोच था जीवन में नेटवर्किंग नहीं करेंगे। लेकिन 2013 में रेजिग्नेशन के बाद एक सिचुएशन ऐसा आया था जब मैंने इस कंपनी को फॉर्मेशन किया था। 2013 अराउंड 20 सितंबर को मैंने कंपनी को फॉर्मेशन किया था। और इस कंपनी को फॉर्मेशन किया था मैंने ट्रेडिशन के लिए। 2014 से लेकर 17 तक मैंने ट्रेडिशनल में काम किए। और फिर परमात्मा को इच्छा, कुछ अलग सोच था, अलग कुछ इच्छा था, जिस कारण के लिए मैं दोबारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। ट्रेडिशनल में सर आप किस इंडस्ट्री में थे, किस तरह का काम था? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मतलब कि जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत किए थे, वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट बेस्ड था। वहाँ पे एलोवेरा, कुछ काफ़ी पर्सनल के ब्यूटी केयर प्रोडक्ट था, जहाँ पे काफ़ी सारा फ्रेंचाइजीज था। मैंने तो पैसा कमाया, मेरा लाइफ सेट हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर द एथिक्स बार बार प्लान चेंज करना, इस कारण के लिए मुझे इंडस्ट्री में निकलना था। क्योंकि आप सोच सकते हो कि मैंने बताया कि 17 साल उम्र में मेरा शुरुआत हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2000 से लेके 2013 साल, मतलब एक ही कंपनी को 13 साल समय दिया, मतलब आप सोच के देखो, मतलब 19 साल से लेके जो एक लंबा जो एज होता है 13 साल, जिस समय दोस्ती यारी सब कुछ करना चाहिए था, वहाँ पे गला पे टाई लगा के हाथ में मार्क
कर पेन लेके लोगों को प्लान दिखा था, ना कोई शादी में जाना, ना दोस्ती यारी करना, लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था, कुछ अलग करना। लेकिन उसके बाद जब एक समय आता है कि इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ता है, एक सही नेटवर्क का दुख क्या कोई समझ नहीं सकता, तो दैट टाइम डिसाइडेड कि नेवर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। और जब मैंने ये डिसीजन लिया, कुछ लोग बोला सर प्रोडक्ट चाहिए, काम करना है ट्रेडिशनल, उसके लिए कंपनी को फॉर्मेशन किए थे। तब ऐसे करके क्या करना था, प्रोडक्ट बना के उसको कैंपेनिंग करके बेचना था, थर्ड पार्टी किसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करके देना, किसी को कंपनी फॉर्मेशन करके देना, किसी को वेबसाइट बना के देना, किसी के लिए ब्रोशियर डिज़ाइनिंग करके, ऐसे ट्रेडिशनल काम कर रहे थे। लेकिन ये मैंने मेरे लिए नहीं कर रहा था, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कर रहा था। और मैं उसके साथ मेरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस को शुरू कर दिया था। आज भी मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, जिससे मेरा बहुत अच्छी कमाई है और मेरा फैमिली हेल्दी लाइफ चलते है। पर फिर क्या सर ऐसा मतलब आपने बताया कि जो कुछ साथी थे आपके वो चाहते थे नेटवर्किंग शुरू करना, पर आपका पर्सनल लेवल पे क्या ऐसा अटैचमेंट था नेटवर्किंग से कि दोबारा आप जुड़ गए? बोलते ना लाइफ के अंदर कुछ चीज़ ऐसे होता है कि समय आपको काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी देता है। आई डोंट नो कि आप क्या प्रोफेशन थे, आप कहाँ पे, लेकिन मैं आज आपको देख रहा हूँ कि आप एक सुंदर सा चैलेंज को मेंटेन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर को आप अवार्ड दे रहे हैं, उसके साथ जितने सारे कंपनी काम करे उसको इंस्पायर कर रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये भी इंडस्ट्री आपके लिए नया था। तो ऐसे लाइफ के अंदर क्या होता है कि कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है, जिस अपॉर्चुनिटी को वो रिसीव करते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहावत है कि जिन्होंने एक बार डायरेक्ट सेलिंग कर लिया कि जीवन में डायरेक्ट सेलिंग छोड़ नहीं सकते। सो मैं आपको आपने जो क्वेश्चन किया, तो 2017 में मैं किसी के लिए काम करते थे जिसके लिए प्रोडक्ट वगैरह सब देते थे, तो उस कंपनी बंद हुआ था। और उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गया था जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकता हूँ, क्योंकि 14 से लेकर 17 तक मैंने काफ़ी कंपनी को प्रोडक्ट दिए। कंपनी कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 9 महीने के अंदर बंद हो जा रहा था, या दूसरा ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि इंडस्ट्री में क्या होता है, मेरे साथ जुड़े भी लोग भी कुछ करना चाह रहा था। सिचुएशन ऐसा बना तो हमने अपने कंपनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को, सेम कंपनी जो हम ट्रेडिशनल काम कर रहे थे, तो तब हम लोगों ने सबसे पहले डिसीजन लिया कि आज के बाद से ट्रेडिशनल काम नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ में फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए। तब 2018-20 में को हम लोग इस कंपनी को कोलकाता कैलकाटा पार्क होटल से इस व्यापार को शुरुआत किए थे 2018-20 में को। अगर 2018-20 में को हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, तब हम लोग का टारगेट था द ईयर ऑफ 2025-26 फाइनेंशियल जो ईयर रहेंगे उसके अंदर हमें इस कंपनी को इंडिया का टॉप 5 कंपनी बनाना है। तो एक सोच के लिए शुरुआत किया था और तब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने कंपनी शुरुआत की, बोलते ना स्टार्टअप ईयर के अंदर पहले एक आधा साल के अंदर ही कंपनी ने लॉकडाउन का फेस भी देखा। लॉकडाउन का फेस सभी लोगों ने, हम लोगों ने देखा कि किसके लिए क्या कारण था। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहा लॉकडाउन के अंदर। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग अपने ये 2024 में बैठे, 2022 में मार्च महीने में हम लोगों ने दिल्ली में द्वारका में अपने कंपनी का ऑफिस बनाया और यहाँ से हम लोगों ने ऑपरेशन को स्टार्ट किया। फिर मार्च महीने में हम लोगों ने द्वारका में ऑफिस बनाया, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अपने कोई एग्जिस्टिंग नहीं था। हम लोगों ने तालकोटल प्रोग्राम में किए 2022, 2023 और 2024 में भी कोशिश किया। लेकिन 2024 में एंड ऑफ द डे 9 तारीख को एक अपने पास नोटिस आया, जिस कारण के लिए हमें प्रोग्राम को डाइवर्ट करना पड़ा। तो हम लोगों ने हयात में डाइवर्ट किया। लेकिन ये जो हम लोगों ने 6th एनिवर्सरी कंप्लीट किया और बहुत ही मतलब सक्सेसफुली हम लोगों ने उनका सेलिब्रेशन भी किया। और आज ये नेटवर्क मार्केटिंग में 21 जून है, हम लोगों ने टारगेट लिया था 2025-26 अपने पास और 2 साल है। 2 साल मैडम बहुत मेहनत करना है, बहुत कॉन्फिडेंटली काम करना है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एथिकल, लेजिटिमेट, एक ऑनेस्ट कंपनी के अंदर हमें अपने नाम को लेकर आना है। सर अगर बात करें आपके एक्सपीरियंस की, आपने डायरेक्ट सेलर के हैसियत से भी काम किया, फिर आप एक कंपनी के ओनर भी बने, तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें, आप दोनों साइड के चैलेंजेस को देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलर के भी और एक कंपनी ओनर के भी। तो हम बात करें तो किस तरीके के चैलेंज आप एज अ डायरेक्ट सेलर आते हैं और कंपनी ओनर आते हैं, कैसे डील करते हैं आप? अगर आप चैलेंज के बारे में बात करते हैं तो एक पे कंपनी खुल के बैठा हूँ, जहाँ पे मेरा बिजनेस नहीं आ रहा, मैं कंपनी कैसे चलाऊँगा। अगर एक नेटवर्कर के बारे में अगर बात करें कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े एज ए डायरेक्ट सेलर में उनको पैसा कमाना है, खुद को मेंटेन करना है, घर को मेंटेन करना है, भविष्य को सिक्योर करना है। लेकिन वहाँ पे बिजनेस नहीं बन रहा है, तो उनके भी ये टेंशन है। लेकिन मैं ये टेंशन को टेंशन नहीं मानता हूँ कि कोई कंपनी बिजनेस चला नहीं पा रहा और एक डायरेक्ट सेलर काम नहीं कर रहा है। अब ये पकड़ लीजिए, एक डायरेक्ट सेलर काम कर लिए, अगर वो कंपनी चला नहीं पा रहे तो एक डायरेक्ट सेलर के जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक खराब परिस्थिति होता है। अभी अपोजिट देखते हैं, कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सब कुछ किए। कभी कभी आपने ऐसा सुना है कि एक कंपनी को बड़ा किया और वहाँ पे डायरेक्ट सेलर आके क्या क्या उनको ऐसे कंपनी को मालिक बनना था या दूसरे कंपनी जाना था, पूरा टीम लेके चले गए और उनके पास इंफ्रा हो जाता है, लाइबिलिटीज आ जाता है। तो चैलेंज मतलब 2 जगह पे ही है। सो दोनों को कॉन्फिडेंट में आना ज़रूरी है। और आज के दिन मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। आज ये एजुकेशन हो भी रहा है। कारण क्या है, आज का सबसे बड़ा कि मैं अगर आज आपके सामने बैठ रहा हूँ तो एक कोई ना कोई तो एक एजुकेशन है इंडस्ट्री का, जो मैसेज लोगों के पास जाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि आज लोग ये समझ चुका है कि एक डायरेक्ट सेलर को अगर एक एथिकल कंपनी मिल जाता है तो उस एथिकल कंपनी से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं।
लेकिन कंपनी कुर्सी में बैठ के इंडस्ट्री चलाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं हमेशा मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैम 1995 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम सुन रहे हैं। सो 1995 से लेके आज हम 2024 में बैठे हैं, करीबन अगर इंडस्ट्री की उम्र देखेंगे 30 साल इंडस्ट्री की उम्र हो गया। लेकिन आज हम क्या 30 कंपनी के एथिकल 30 कंपनी के नाम के बारे में बोल सकते? इंडियन कंपनी के बारे में बोल नहीं सकते। वही 2 3 4 5 कंपनी का नाम ले रहा है। तो 30 साल में 30 कंपनी नहीं बना। अर्थात ये इंडस्ट्री इतना ईजी नहीं। आपको पता है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड, इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी हिंदुस्तान लेबर, आपको पता है कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, उन्होंने भी इंडस्ट्री में आने के बाद क्या कि गिव अप कर लिया था। रीज़न क्या, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ना काफ़ी सारे चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस कॉम्प्रोमाइज़ से भी कंपनी को, एमडी को नहीं करना पड़ता है, कंपनी के साथ मैनेजमेंट को, हर एक व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके साथ जो उनके फ्रंट लाइन का लीडर है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और एक समय चल लेते तब दोनों विन विन सिचुएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही आए तो आपने कितने बड़ा एक दुख का सामना किया, पर उसको ओवरकम करते हुए अपने इमोशंस को साइड में रख के आपने काम शुरू किया। तो वो एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि आप कोई भी अड़चन आती है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, डायरेक्ट सेलिंग या किसी और भी, अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहते हैं तो आप सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। मैम जब इस करियर को जब चुनाव किए थे, जब हमने शुरुआत किया था, लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग आ रहा था, जो सोच रहे थे नहीं हो पा रहा था, राइट, लेकिन लगे रहे और लगे रहने के बाद जब 2 साल 3 साल गए ना, उसके बाद परिवर्तन आ गया। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि लोग डिसीजन नहीं रहते, लेकिन डिसीजन में अरे नहीं रह सकते। कोई भी व्यापार मैम एक दिन में नहीं बनता है। आपको कोई भी व्यापार को बड़ा करने के लिए उसको बैंड करना पड़ता है और इसका बैंड वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। एज ए डायरेक्ट सेलर आपको आपके डिसीजन के ऊपर गर्व होना चाहिए और आपको वहाँ पर डटे रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव कैसे करना है। पहला चुनाव आपसे शुरू होता है। क्या आपको ये इंडस्ट्री पसंद लगा? क्या आपको इस इंडस्ट्री जेन्युइन लगा? और जिस कंपनी को आप जानते हो, क्या उस कंपनी का चुनाव आपका सही रहा? लेकिन अधिक से अधिक 99% लोग फेल कर जाते हैं। क्योंकि कंपनी का चुनाव कैसे होता है? कंपनी का चुनाव होता है कंपनी के एथिक्स। लेकिन एथिक्स कैसे जाना जाएंगे? क्या आपके कंपनी राइट टाइम में टीडीएस भरता है? क्या आपके कंपनी राइट टाइम जीएसटी भरता है? क्या आपके कंपनी आपका हर साल में फाइलिंग अपडेट करता है? तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज एक नया यूथ को कैसे ये मौका मिलेगा? लेकिन ये यूथ को गाइड करने के लिए इंडस्ट्री का टॉप लीडरशिप को ये पीड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन लीडर जब बिकाऊ हो जाते हैं तो लीडर ये चीज़ को नहीं देखते। आज मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में के इस इंडस्ट्री को रूल कर रहे कुछ लीडर जो इंडस्ट्री के अंदर कंपनी को देखते ना हुए, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर को देखते नहीं हुए, सिर्फ आपने सेटिंग में डटे हुए। तो मुझे आज लगता है कि मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँ, जिस कंपनी के साथ आप काम करना, पहले उस कंपनी के जानो, उस कंपनी में जो कुर्सी में बैठे उसका क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। मैं यही नहीं बोल रहा कि इस इंडस्ट्री में आप मुझे दिखा दो एक कंपनी जो ट्रेडिशनल मार्केट में इतने बड़ा कोई कंपनी आके नेटवर्क मार्केट में सक्सेस हुआ। एक ही कंपनी आए थे फेल कर गए, उसके बाद 2-4 कंपनियाँ फेल करके। लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी सारे बोलते हैं ना शाम दंड भेद, वो आपके मैनेजमेंट के प्रति होना चाहिए। अगर रहेंगे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन देखो, कब से कंपनी काम कर रहा है और इन बिटवीन जितने साल काम कर रहे हैं कंपनी का टीडीएस, जीएसटी और आईटी फिल क्लियर है क्या। उसके बाद आप देखो सोशल मीडिया के अंदर, देखो इसके अंदर क्या नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी आपको देखना जरूरी है। मार्केट को सर्वे करना चाहिए, तब जाके लीडर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर अगले काफ़ी लोगों को करियर छुपा रहता है। तो ये बहुत देखना जरूरी है। जहाँ पे आप बोलते हैं कि चैलेंज एज ए नेटवर्कर, एज ए आईबीओस, आप एज ए डायरेक्ट सेलर, मेरे लाइफ में आता है कभी कभी ऐसा लगा यार इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, लेकिन मैंने डटे रहे। लेकिन डटे रहने का रीज़न एक ही कारण था, मैंने बोला कि लोग अगर कर रहे हैं, लोगों को अगर मिल रहा है तो मुझे भी हो सकता है, शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो एक समय आ जाता है जो आपको खुद को काउंसलिंग करने की जरूरत है। जब आप खुद को काउंसलिंग कर लेते हो तो आपको नेगेटिविटी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज जाकर मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो आपके पास आने के पहले मैंने आपको वॉशरूम यूज़ किया था, तो मैंने देखा था मेरा शर्ट कैसा है, कोट कैसा है, तो मेरा हेयर कैसा है, तो मुझे देख लो कि मुझे मेरे अंदर परफेक्शन दिख रहा है। तो हम अपने खुद को खुश करने के लिए हम हमेशा अपने परफेक्शन देखते हैं। ऐसा हालांकि भी आपने शायद मेरे सामने अपने बैठने के पहले आपने भी शीशा को यूज़ किया होगा, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमें देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो सेम अगर यही चीज़ अगर आप अपने पर्सोना में क्या, तो अपने अंदर नेगेटिविटी क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वही काम करके अगर कोई करोड़ों या लाखों कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप इसके ऊपर एनालिसिस करोगे तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको रास्ता यही मिल जाएंगे। तो मैडम ये एज ए डायरेक्ट सेलर जब तक मैंने देखा था कि मुझे अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए, मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था कभी कि मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा था कि भाई बाद में जब मैंने ये देखा कि मेरा उम्र कम था तो मेरा एक्सेप्टेंस कम था, तो मैं एक समय लगा था मैं लोगों को ना बोल के मैं लोगों के सामने टेस्टिमोनियल खड़ा कर देता। और जब मैंने ये खोज निकाला कि मेरा उम्र के हिसाब से लोगों को एक्सेप्टेंस, एक बच्चा लड़का क्या बात कर रहा है, तो मैंने ये चीज़ को समझा। और समझाने के बाद जब मैं खुद को सबमिशन किया मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए, जब मैंने लोगों के अंदर सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर दिया, लोग ऑटोमेटिक आना शुरू कर दिया और मेरा व्यापार चालू हो गया था।
था। तो इस कारण के लिए मुझे ऐसा लगा कि लाइफ के अंदर सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस, दूसरे को गलती ना देखते हुए खुद के अंदर क्या गलती है वो गलती देखना बहुत ज़रूरी है यार। आज के टाइम में ये सभी लोग कर नहीं पाते, जो कर लेते उसका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता। तो हमने ऐसे किया। अभी मैं कंपनी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, आपको अभी सुन के शायद ही खराब लगेंगे। 2018-20 को मैंने इस कंपनी को स्टार्टअप किए थे और 2020 लॉकडाउन के समय था। 2018-20 में आपको पता है कि हर एक कंपनी एनिवर्सरी मनाता है, तो 2019 को भी हमने एनिवर्सरी मनाया था। तो 2020 का एनिवर्सरी मना नहीं सकते क्योंकि उस समय कोविड सिचुएशन था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैम, 2020 को जिस दिन कंपनी का सेकेंड ईयर एनिवर्सरी था उस दिन मेरा सुबह 8:20 को लड़का भी हुआ था। और 2020 आप गूगल करके देख लो या मेरा मीटिंग के बाद आप उसको फोटो भी मिल जाएंगे। तो 2020 में कलकत्ता में आम्फान आया था और आम्फान आया था करीबन शाम के समय। आने के बाद अपने वेयर हाउस जो था वो कलकत्ता एयरपोर्ट के नज़दीक ही था। तो एयरपोर्ट का पूरा मतलब पानी आके दीवार को तोड़ के अपने वेयर हाउस में आ गया था। करीबन 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। एंड एट दिस समय मतलब 3.5 करोड़ बोलो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट था। तो एट द सिचुएशन मेरे पास एक सवाल आ गया था। तो आपको पता है कि वेयर हाउस में चाला रहता है, तो चाला के ऊपर बैठ के मैं ये सोच रहा था अभी मैं कैसे करूँगा। एक तो कोविड सिचुएशन का पेन चला था, उसके बाद इतना बड़ा नुकसान कैसे हम गियर अप कर पाएंगे। बिलीव मी मैम, लास्ट 3 साल के अंदर ही जो किया हमने किया, लोगों के अंदर ट्रस्ट, ब्रांड और जो बोलते हैं ना एक लेजिटिमेट पोजीशन हमने बना पाया। तो चैलेंज लोगों के लाइफ में आएंगे। उस चैलेंज में कोई व्यक्ति अगर आपको मोटिवेट करके गियर अप करेंगे फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन आपके नेगेटिविटी के अंदर आके अगर आप खुद को अगर मोटिवेट कर सकते हो, आप सोचना दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको नेगेटिव कर सकता है। दैट इज माई चैलेंज मैम। सेल्फ मोटिवेशन एक यस मैम, सेल्फ मोटिवेशन इस दुनिया के अंदर आपको ही मोटिवेट करना पड़ेंगे। और दूसरी बात है मैडम, आज बिलीव का तो आज हमें जब जैसे जन्म होता है ना, एक माँ के कारण के लिए हमें जन्म होता है। और एक बच्चे का जो जन्म होता है उस समय एक माँ के साथ क्या क्या होता है सिर्फ माँ को पता है। और उस समय क्या होता है, एक लड़की को ये जानते हुए भी काफ़ी सारे चीज़ क्या होता है कि उनको कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है। एक लड़की एक सुई मतलब मुझे बोलता है एक सुई अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर आपके एक इंजेक्शन देना डरते थे, लेकिन उनके साथ क्या क्या होता है उस दिन उनको पता होने के बाद भी एक बच्चे को जन्म देता है। तो दैट इज़ ऑल थिंग इन द माइंड से। जब आपके पास पॉजिटिविटी हो जाता है ना तो नेगेटिविटी कुछ नहीं होता। आपको पहला बार जो माँ ये बात जब सुनने के लिए मिलता है ना, वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से चला जाता है। बिल्कुल सर एसोसिएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में क्या एक इंडस्ट्री है, एक एसोसिएशन होनी चाहिए? एसोसिएशन जो होता है ये बेसिकली क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली आज एसोसिएशन काफ़ी सारे एसोसिएशन बन रहा है या हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग बन भी रहा है। जैसे होता है ना एक कंपनी से एक लीडर निकल के और एक कंपनी खोलते हैं, हमने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा। तो आज के तरीके पे क्या होता है कि एसोसिएशन का भी ऐसा रूप हम लोग देख रहे हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब आप लोगों ने शुरुआत किया था, हम लोगों ने सुना था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फिर हमें FDSA को सुनने के लिए मिला, फिर हमें FITSE को सुनने के लिए मिला। सो हालांकि FITSE आपको पता है कि राहुल सुदन जी जो है FITSE का सेक्रेटरी है। सो मैंने उनके गाइडलाइन में आके काफ़ी लंबा समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया, उनका बहुत सपोर्टिंग भी रहा। सो मुझे आज जो सिचुएशन लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों एसोसिएशन की ज़रूरत है। एसोसिएशन काम क्या है, एसोसिएशन गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रहा है और एज ए कंपनी हमें क्या करना चाहिए, दोनों के क्लियर जो करके हम लोग क्या कहते हैं एक बोलते हैं ना एक प्लेटफॉर्म बनाना। बेसिकली आज इंडिया का पूरा वर्ल्ड के अंदर बेरोजगारी का एक तो कहावत है ही। तो बेसिकली अगर इंडिया में बात करेंगे तो बेरोजगारी मतलब बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आना शुरू किया तब आपने ये सुना कि ये बेरोजगारी वाला बात हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो चुका है। सो आज मुझे जो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके काफ़ी सारे लोग इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस भी काम कर रहे हैं। आप तो सुने होंगे कि क्रिप्टो करेंसी, शेयर ट्रेडिंग, आज मार्केट के अंदर जो लोग एथिकली काम कर रहे हैं उसका मार्केट को तो खराब करके रखे यही कंपनी मिलके। लेकिन इन लोगों के प्रति जो स्टेप है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मॉडल को यूज़ कर रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को जब यूज कर रहा है तो मार्केट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। एक हम लोग लगे हुए हैं कि भाई एक जेन्युइन माहौल बनाने के लिए, और कुछ कंपनी आते आके माहौल को खराब कर रहा है। हम लोग बोलो कि करके लाखोंपति बन सकते हो, और ये लोग बोल रहे हैं कि ना करके करोड़पति बन सकते हो, ना करके करोड़पति कौन बनना नहीं चाहता है। इस कारण के लिए तो अपने देश में लॉटरी टिकट बिकते हैं। तो आज हमें लग रहा है कि कोई कुछ भी काम करे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो मॉडल है, जो हम लोग आज इंडस्ट्री को आज मेरे बारे में सोच के देखिए 17 साल उम्र में इंडस्ट्री में आया, जो 41 एज है, तो 24 साल पूरा इंडस्ट्री को दिया। 24 साल आने के बाद भी आज इंडस्ट्री के अंदर ये नेगेटिविटी जब देखते हैं बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय दिया। ये नहीं कि कितना इनकम किया, लेकिन इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है।
तो आज हमें लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक होना चाहिए। ये अलग अलग सोसाइटी ना बन के, अलग अलग एसोसिएशन ना बन के, अगर आप लोगों का मकसद यही है कि इंडस्ट्री के लिए काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कमाना है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा एक प्रॉपर भविष्य करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी में जेन्युइन में गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस कट के गवर्नमेंट के पास जाता है, जीएसटी राइट टाइम में मिलता है। मैं तो ये बोलूँगा जब हम लोग जीएसटी पे करते हैं 5%, 8% हो, 12% हो या 18% हो, ये पैसा जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो हमें लगता है यार हम इतने पैसा लगा के इतना लोन लेके हम 2% कमा नहीं पा रहे, इतना टेंशन लेके, जहाँ पे गवर्नमेंट को हम 18% देते या 12% देते तब हमें इतना टेंशन इसलिए नहीं होता है। तो हमें लगता है हम देश के लिए कुछ करते हैं। या मेरा मीटिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको देश के लिए कुछ नहीं करना है, आपको आपके घर के लिए करना है। अगर आप करोड़ों कमाओगे तो आप गवर्नमेंट को टीडीएस दोगे, स्लैब में आ जाओगे तो जीएसटी दोगे। अगर आपके हिस्से का, आपका इनकम का अगर 40% गवर्नमेंट के लिए जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप देश के लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि आपका और मेरा टैक्स से रोड बनता है, हॉस्पिटल बनता है, स्कूल बनता है। तो हमेशा बोलते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा। आज मुझे लगता है कि मेरा कमाई बहुत ही कम है, लेकिन मैं जो कंपनी रन कर रहा हूँ गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर टैक्स दे रहा हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो मज़ा टीडीएस राइट टाइम में देने के लिए, जीएसटी के लिए इसलिए मज़ा आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉपर लीगल वे में काम कर रहा हूँ। आज मैं आप गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैडम, कभी भी स्कूटनी कर लीजिए, मैं हर महीना 7 तारीख को टीडीएस भरता हूँ, 20 तारीख के अंदर जीएसटी भरता हूँ, हर साल में राइट टाइम के अंदर फाइलिंग करता हूँ, मेरा कोई पेनल्टी नहीं है, प्रॉपर वे में काम कर रहा हूँ। 1 रुपया घर पर लेकर जाऊँगा, शांति से रात को सो सकता है, और जब दुनिया से जाएंगे लोग बोलेंगे एक लेजिटिमेट पर्सन को खोया है, तो एक एथिकली काम कर रहा हो। तो इस कारण के लिए क्या, इस लेजिटिमेट लोगों को सोच लेके एसोसिएशन, आपका जो सोच है एसोसिएशन एक होना चाहिए। अगर एक रहेंगे तो हम मिल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं और एक भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आज जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो काम हो रहा है, ये पैसा तो देश के बाहर ही जा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग क्या काम कर रहे हैं, फ्रॉड लोग दुबई में जाके बैठ रहे हैं और पैसा घुमा के क्या बोलते हैं उनका क्या टर्म्स है, कॉइन है, ये टर्म्स करके तो अपना देश का पैसा लेकर जा रहे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और गवर्नमेंट कैसे देखेंगे, आपको और हमें दिखाना पड़ेंगे। अगर एसोसिएशन एक रहेंगे तो ये चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और ट्रस्ट फैक्टर भी क्रिएट होगा लोगों का। सर, आपने क्रिप्टो करेंसी की बात करी, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे डायरेक्ट सेलर्स को, नेटवर्किंग के दीवानों को, कि इस तरह की छोटे फ़ायदे में ना पड़ें? और मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा बात करूँ। मैं एक वेस्ट बंगाल से रहता हूँ, तो वेस्ट बंगाल के अंदर मैंने काफ़ी सारे कंपनी को देखा था और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो वहाँ पे मैं जब देखता था, जब मनी मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे मनी मार्केटिंग बोलते थे, वहाँ पे प्रेफरेंशियल, डिवेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के ऊपर काम होता था। तो ये क्या कहते थे कि उस समय दिखाते थे डिवेंचर, तो डिवेंचर कितना लोगों को बेच सकता था हमें पता था, लेकिन क्या है वो डिवेंचर के नाम लेके एक इंस्ट्रूमेंट लेके मनी मार्केटिंग कंपनी काफ़ी पैसा उठाए, एक हद तक जाने के बाद गवर्नमेंट सबको बंद करवाए। आज आपने जैसे सुना कि आपके ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करो, क्रिप्टो करेंसी लेके देखो ये कितना सही है कितना गलत है, मतलब जो कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं मुझे उतना आइडिया नहीं। लोग बिटकॉइन लेके बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन एक अमाउंट से शुरू हुआ था, आज इतना अमाउंट है, लेकिन लास्ट 3 साल में दिखा जा रहा है कि बिटकॉइन का अमाउंट बढ़ा नहीं है। लेकिन लोग आज क्या कि इस कॉइन को भी नेटवर्क मार्केटिंग में लॉन्च कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये झूठा है। अल्टीमेट अब ये झूठा है। मैम आज अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो आपका पैसा कितने दिन में दुगना होता है, आज अगर आप आरडी करते हो कितना पैसा गवर्नमेंट आपको देते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों ना अपना पैसा उठा के वहाँ पे लगा देते थे 10 महीने में पैसा। ये मनी सर्कुलेशन है, ये मनी सर्कुलेशन है। आज कितने कंपनी 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने करके भाग रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, मैं सिर्फ यूथ को ये बोलना चाह रहा हूँ कि शॉर्टकट वे बोल के लाइफ में कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट वे सिर्फ आपको क्या करेंगे ना, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पीछे कर देंगे। मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लीजेंड पर्सनालिटी है जिन्होंने 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ के ऊपर भी पे आउट लिया है। उन्होंने मेहनत करके लिए, पसीने का कमाई के अंदर जो मज़ा आता है ना यार, 2 नंबर ही काम करके वो मज़ा नहीं आता है। सो इससे बच के रहो। सर, हम बात करते हैं अगर टीम वर्क की, क्योंकि आपने एज अ डायरेक्ट सेलर भी काम किया, आपके नीचे भी आई एम श्योर बहुत बड़ी टीम होगी, तो कैसे मैनेज करना चाहिए एक टीम को, कैसे टीम भी मैनेज करनी चाहिए और फिर आगे कैसे लेके चलना चाहिए? आप कंपनीज़ में भी देखते हैं, अपनी कंपनी में बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो क्या गलतियाँ वो फेस करते हैं जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए बीइंग अ टीम लीडर? सी मैम, डेफिनेटली ये बिजनेस डिपेंड करता है टीम वर्क के ऊपर, और लोग बोलते हैं ट्रू लीडरशिप। तो ट्रू लीडरशिप के बारे में बोलो कि ट्रू लीडरशिप हमेशा अपडेट होना चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रू लीडरशिप पूरा एक ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है जहाँ पे मैं बोलता हूँ लीडर को हमेशा अपडेट होना चाहिए। देखिए टीम वर्किंग क्या है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको नॉलेज है, हम लोग पहले बोलते हैं कि बेसिक जो होते हैं, बेसिक क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर लेके जुड़ते हो, तो इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस कैसे बनना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग करते, फिर उसके बाद हम लोग इन्विटेशन सिखाते, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान शो सिखाते, फिर उसके बाद
फॉलो अप, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू। तो एक सर्कल से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये सर्कल करने से आपका टीम बन सकते हैं। और बाकी होता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? टीम वर्क तब हो सकता है कि टीम के अंदर ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिज़ायर हो। टीम वर्क हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कि आपको आपके टीम के अंदर दिखना चाहिए। जब तक आप आपके टीम के अंदर नहीं बना पाते हो तब तक आपको टीम वर्क करना चाहिए। आज मैं कंपनी चला रहा हूँ कि अगर मेरे कंपनी के अंदर 10 गोपाल कुंडू सोच आ जाता है तो मुझे लगेगा मैं एक्चुअल टीम वर्क कर पाया हूँ। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, लोग डुप्लीकेशन नहीं करते। डुप्लीकेशन ना करने का रिजल्ट क्या होता है? लोग ये चाहते हैं, लोग पोजीशन में आना नहीं देते। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इस इंडस्ट्री में ढूंढने के लिए आपको ना पैसा लगता है, ना एडुकेशन लगता है, ना कोई ऐसा बॉन्ड में आप सिग्नेचर करके ज्वाइन करते हो कि आपका ये कंडीशन है। तो लोग यहाँ पे ईजिली आ जाते हैं और ईजिली लोगों को क्या होता है, पे आउट भी बड़ा बन जाता है। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, जब लोग एक पे आउट में आ जाते हैं, लोगों का अंदर ईगो बन जाता है। ईगो हर जगह पे होता है, अलग अलग प्रोफेशन के अंदर भी देखा होता है ईगो। लेकिन ईगो क्या कहता है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, किस लिए आए। लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम तब हो सकता है जब आपके लिए नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आगे बढ़े। तो टीम वर्क का क्या है, टीम वर्क के अंदर कभी किसी को दबाव करके रखना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ना देना चाहिए, उसको फ्रीडम देना चाहिए। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाते हैं कि आप फ्रीली काम कर रहे हो, लोगों को फ्री में काम, मतलब फ्रीली काम करने के लिए दे रहे हो, और उसके साथ आप प्रॉपर मैसेज लोगों के अंदर पास कर रहे हो, टाइम मेंटेन करो, तो बाय डिफॉल्ट एक टीम बिल्डिंग बनता है। जब तक आप आपके टीम के अंदर एक एथिकल प्रेजेंटेशन लेके नहीं आते हो, मतलब खुद को लेके, तब तक आपका टीम बिल्डिंग नहीं होता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग काटने के लिए डटे रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आपके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको आपका टीम जिस दिन देखते हैं कि यू आर बिकम ए लेजिटिमेट डीलर, देन आपके प्रति लोगों को ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता है और लोग आपका बात सुनना शुरू करते हैं। इसके लिए आप अगर किसी को समय दे रहे हो तो आपको समय में जाना चाहिए। किसी को अगर कोई कमिटमेंट करो, कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। टीम के अंदर कोई झूठ बोलना नहीं चाहिए और टीम के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका टीम बनेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट आपका टीम बनेंगे तब आपका बड़ा पे आउट बन सकेगा। क्योंकि कहावत है, जिसका जितना बड़ा टीम है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है, उसने इंडस्ट्री के अंदर उतना बड़ा कमाई है। लेकिन टीम बनाना इजी है, लेकिन टीम पकड़ के रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है, ना केवल टीम के लिए, आपके खुद के लिए भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में या मार्केट में हम देखते हैं कि जो लीडर्स हैं वो अपने वेल्थ का दिखावा करते हैं, गाड़ियों का दिखावा करते हैं, तो वो किस हद तक इफ़ेक्ट करता है? क्या उससे बिजनेस ग्रो होता है? पहला बात है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिक लेवल में जो ऑडियंस आता है वो बहुत आम घर से आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। उनके लिए सोचना, शूट पहनना, अच्छा बूट पहनना बहुत डिफिकल्ट था सोच। और यहाँ पे अगर मैं ऑडियंस अगर देखता हूँ ना, मतलब 95% ऑडियंस है जिसका एजुकेशन भी सही नहीं रहता है। लेकिन मैं बोलता हूँ एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या है, आप देखने में कितना सुंदर है, आप कितने परिवार से, बड़े परिवार से, कोई मानना तो नहीं रहता है। लेकिन जब लोग यहाँ पे आने के बाद लोगों को अचीवमेंट मिलता है ना, तो अचीवमेंट मिलने के बाद लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है। जिस एक्साइटमेंट को क्या कहते हैं, लोग शो करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो इंडस्ट्री के बाहर है उनके लिए लगता है कि ये दिखावा है, लेकिन एक्चुअली दिखावा नहीं है। अब जिसको बोलते हो दिखावा, हाँ डेफिनेटली कुछ लोग करते, कुछ लोग शो अप करते, लेकिन एक समय था मैम, आज लोग शो अप नहीं करते, आज लोग नहीं दिखाते। एक समय था गाड़ी का रैली होता था, बाइक का रैली होता था, लोग करते थे। कुछ लोग अपने एक्साइटमेंट के लिए करते, कुछ लोग अपने अचीवमेंट के लिए करते, कुछ लोग आज भी दिखावा करते। क्या ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होता है कि आप जो सोसाइटी में रहते हैं, किसी एक बंदा ने गाड़ी लिया, आप देखना कितने बार आके हॉर्न बजा रहा है, उसको ये इंतजार नहीं, उसका वाइफ दिख रहा है, लेकिन वो बजा रहा है क्योंकि दूसरे लोग हमें देख रहा है कि मैंने गाड़ी लिया। तो ये आता है, ये एक्चुअल बेसिस अगर आपका देखने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। शायद वो उनका ये अचीवमेंट लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। हर चीज़ का दो पल्लू रहता है, जैसे कॉइन का भी रहता है। तो आपका क्या, इस पर आपको पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है? मैं तो हमेशा पॉजिटिव नोट में जाता हूँ कि लोग अगर सक्सेस मिला है, अगर वो दिखा के, अगर दूसरे किसी को, लोगों को मोटिवेट करके अगर उनको सक्सेस मिलता है, तो मुझे लग रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन झूठा चीज़ दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या, आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी तो ले लिया, सेकेंड हैंड गाड़ी तो ले लिया, लेकिन उसको फास्ट हैंड बोल के लोगों को बोल रहा हूँ, तो ऐसा भी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति का जो अचीवमेंट है वो उनका सक्सेस है। क्योंकि मर्सिडीज आपके घर के सामने ईवी नहीं आता है, उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक अप्रूवेट करते हैं कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या 10 लाख का गाड़ी में भी आपका लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे एक चीज़ हो जाता है कि आपको अगर लोन मिल जाता है तो आपका एक पोर्टफोलियो बन चुका है। और डेफिनेटली गाड़ी जब लेने के लिए जाता हो तो 20% तो डाउन पेमेंट में करना ही पड़ता है, अतः वो एक अचीवमेंट लेवल पहुँचता है। सो मैं आपको बोलूँगा तो इसको नेगेटिव में मत लीजिए, एक पॉजिटिविटी है। क्योंकि लोग अपने सक्सेस को जाहिर करना चाहते हैं। अभी जाहिर कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी मैं आपके सामने कोट पहना हूँ, तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का लगा हुआ है, ये शर्ट के साथ मैचिंग है। यहाँ पे गुलाब फूल भी गुलाब भी लगा सकते थे, जो आपको और भी अच्छा दिखे। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन को डिपेंड करते हो कैसे दिखाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी रहना भी चाहिए। इसके ऊपर मीम्स भी बनने शुरू हो जाते हैं जब
कि जैसा आप बोल रहे हैं वो तो पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, बट मार्केट में मीम्स बनते हैं। मैम मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी इसके अंदर बोल दूँ। मेरे घर के अंदर मैंने पहला बार जो मैंने गाड़ी लिया था वो गाड़ी था इंडिगो था। तो इंडिगो गाड़ी जब मैंने लिया था द ईयर ऑफ आई थिंक 2006 को ही ले लिया था मैंने। 2006 को जब मैंने इंडिगो लिया था, मेरा सोसाइटी के सामने जब मैंने गाड़ी खड़ा किया था, लोगों ने बहुत मजाक किए थे। उस इंडिगो के बाद जब मैंने दूसरा तीसरा चौथा गाड़ी लिया, जिस दिन मैंने मर्सिडीज बेंज ले लिया, उन्होंने लोगों ने मजाक नहीं किया। आज मेरे कम से कम 6-7 गाड़ियाँ, जो लोग मजाक क्या करना, मजाक ही नहीं करते। तो लोग तो है आपके लिए मजाक करने के लिए। देखो आप कोई काम कर रहे हो, आपको तो टोकना शुरू करेंगे। जिसको नेगेटिव बोलना है मैडम वो नेगेटिव बोलेगा ही, और जिसको पॉजिटिव सोचना है पॉजिटिव सोचेंगे। और हालांकि एक गरीब इंसान जब अपने लाइफ के अंदर बड़ा कुछ करते हैं, उसको टोकने के लिए काफ़ी अमीर आ जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 99% लोग गरीब है, और उसको मुझे सैल्यूट है। वो उनका अचीवमेंट ऐसे ही करते जाए, चाहे कोई भी कंपनी में करे। सर हम बात करें आपकी कंपनी की कि आपको 6 साल पूरे हो गए हैं, तो अब 6 साल पूरे होने के बाद अगर आप देखें, अपना कंपेयर करें अपना जो जर्नी है एज अ डायरेक्ट सेलर और एज अ कंपनी ओनर, तो क्या बेटर मानते हैं? पहले जब मैं डायरेक्ट सेलर था, ये मेरे लिए एक लर्निंग पीरियड था। इस लर्निंग पीरियड में मैंने जो नेगेटिविटी मैंने सीखा, जो जाना, और जिस कारण के लिए मैं इंडस्ट्री को छोड़ा था, वो नेगेटिविटी मेरे कंपनी में आने नहीं दूंगा। लोगों का एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत रह सकता है, मैं लोगों का एक्सपेक्टेशन पूरा कर नहीं सकता, लेकिन मैं वो नहीं काम करूँगा जो मुझे लगता है अनएथिकल काम है। राइट। मेरे इंडस्ट्री को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बेसिकली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, व्हेन आई एम नथिंग दैट टाइम आई एम गेटिंग लॉट ऑफ थिंग फॉर दिस इंडस्ट्री। टुडे आई वर्क फॉर दिस इंडस्ट्री बिकॉज दिस इंडस्ट्री गिव मी लॉट ऑफ थिंग। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो ये चीज़ लग रहा है कि हमें काम करना चाहिए और एथिकली काम करना चाहिए। और आज जब काम करते हो आपके पास पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। मैंने शुरुआत में बोला था कि खुद के ऊपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब मुझे लगता है कि कोई भी मुझे नेगेटिव लग रहा है, मैं खुद के ऊपर एनालिसिस करता हूँ और तुरंत डिसीजन लेता हूँ। और मुझे इस लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति से पैसा ले रहे हो तो गवर्नमेंट को जीएसटी दो। एक बंदे का अगर पे आउट बन रहा है, अगर उसको पे आउट दे रहे हो, उसका टीडीएस गवर्नमेंट के दो। राइट। एक एथिकल वे में काम करो। कोई एंड ऑफ द कस्टमर अगर प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलना चाहिए, और उसके साथ जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी मिलना चाहिए, प्रोडक्ट का प्रॉपर पैकेजिंग मिलना चाहिए, और एक राइट प्राइसिंग होना चाहिए। तो आज इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट का दाम बहुत ज़्यादा होता है, लोग बोलते हैं ये सब चीज़। मैं बोलता हूँ कि एसएचपीएल का एक ही टारगेट है, एथिकली काम करना, रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस के अंदर प्रोडक्ट को बनाना, और जो प्रोडक्ट एंड ऑफ द कस्टमर यूज़ करे उसका प्रोडक्ट को रिजल्ट मिले, और उस रिजल्ट के कारण के लिए वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर अर्थात जो अपना जो डायरेक्ट सेलर है उनको कॉल करे, करके रिपीटेडली वो प्रोडक्ट को यूज करे। ये प्रोडक्ट के कारण के लिए वजह से डायरेक्ट सेलर बने। और हम अपने पे आउट के अंदर, प्लान के अंदर एथिकली प्रैक्टिस लाना चाह रहे हैं। कोई गिमिक ना अपना प्रोडक्ट के अंदर लेकर आए, ना कोई गिमिक अपने प्लान के अंदर रखे। मैं आज भी बिलीव करता हूँ इस इंडस्ट्री डिसिप्लिन के ऊपर चल रहा है। अगर हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रूल्स है उसको फॉलो करके चलेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में राज जरूर करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि कंपनी लेवल पे प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन पे करना चाहिए? हर एक कंपनी होता है, कंपनी का 2 तरह का प्लान होता है। आपको आपका क्वेश्चन जो था, मार्केट में 2 तरह का प्लान चलता है। एक कॉन्सेप्चुअल प्लान जहाँ पे प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, और एक होता है कि कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्किंग जहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब आप भी कंज्यूमर में, मैं भी कंज्यूमर हूँ, जहाँ पे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आज मुझे लग रहा है कि प्लान और प्रोडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले कि अगर आपका प्रोडक्ट सही रहेगा, अगर आपका प्रोडक्ट सही रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका नेटवर्क स्टेबल रहेंगे। राइट। आप सिर्फ नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, आप नेटवर्क बिल्ड करो जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, कभी ना कभी आपका जो एम्पेयर है वो आपका डाउनफॉल होगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी का बेस हो प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। कंपनी को प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही होगा जितना आपके पास बचेगा। कंपनी को आज के तरीके अंदर कंपटीशन का टाइम है, मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी रखते हुए मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टीडीएस, जीएसटी, एडवांस टैक्स अर्थात गवर्नमेंट का जो टैक्स है उस टैक्स को आपको 100% पूरा करना पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे कोई ना कोई समय में जाकर आपका कंपनी रुकेंगे। सर जैसा कि हमने कई बार देखा है कि जब कोई प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं लगता किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में होता है, तो इस वजह से भी कंपनी स्विच कर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। दो ही चीज़, एक तो होता है कि लोग प्लान देके ज्वाइन करते हैं या लोग प्रोडक्ट देके ज्वाइन करते हैं। जो प्लान देके ज्वाइन करते हैं उसके लिए प्रोडक्ट कोई मान्यता नहीं रखता, लेकिन जो प्रोडक्ट के ऊपर ज्वाइन करते हैं उसका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो आज प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट के अंदर मैं 2 चीज़ बोलना चाहता हूँ। कुछ कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट खराब होते होते जा रहा है, उसको प्रोडक्ट का कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि प्रोडक्ट सही है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी कैसे आपको आप ये बिलीव करते हो कि अगर आपके घर के अंदर 5 बंदा तो 5 का लोगों का अलग अलग इम्यून पावर है। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, कोविड के समय पूरा लोगों को तो कोविड नहीं हुआ था। राइट। उनको ही हुआ था जिसका
वीक है, इम्यूनिटी पावर Immunity वीक weak. है, राइट। सो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो सबसे पहले आपको देखना चाहिए आप कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्या उसको ये प्रोडक्ट का ज़रूरत है क्या। अगर आप जानते हो कि इसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो। अभी इनको कहना कि ये प्रोडक्ट उनको कब लेना है, तो अगर आप ले रहे हैं क्योंकि प्रॉपर में ले रहे हैं क्या, तो ये देखना जरूरी है। क्योंकि किसी को 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है, किसी को 5 दिन में रिजल्ट आ सकता है, किसी को 10 दिन में रिजल्ट आता है, डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पावर के ऊपर। अभी सवाल जो है मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि कंपनी को हमेशा अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहना चाहिए, कारण प्रोडक्ट प्लान को हिट कर सकते हैं, प्लान कभी प्रोडक्ट को हिट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट सक्सेस है, लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऊपर के लोग बाय डिफॉल्ट पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर लोग प्रोडक्ट नहीं ले रहा है मतलब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं रिपीट ऑर्डर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट दे रहा है, अगर उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है अर्थात जो डायरेक्ट सेलर है उनके पास अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है मतलब आप प्रोडक्ट प्रॉपर दे रहे हो। लेकिन 10 लोगों के अंदर अगर 7 लोगों का प्रोडक्ट रिजल्ट आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट 100% सही है। बिल्कुल सर। आप मानते हैं कि रूल्स तो आ गए हैं 2021 में, पर क्या आप मानते हैं रूल्स आ गए, एक्ट आ गए, तो क्या आप मानते हैं कि और भी कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स आने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑर्डर टू कंट्रोल? मैम जैसे आपने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो रूल आ गया है 2021 का जो आप जो बात कर रहे हैं, इसके लिए काफ़ी जब हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत की थी कोई रूल्स नहीं था, लेकिन इसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम किए, उसके बाद एक चीज़ आया, इसके अंदर काफ़ी परिवर्तन भी आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जो ट्रेडिशनल जो मार्केट है, इसका अगर हम सिमिलरिटी करेंगे, जो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, अल्टीमेटली मतलब एंड ऑफ द डे में तो कंज्यूमर ही है ना सभी बाकी लोग। बिल्कुल। सो आज जैसे आपने पता लीगल मेट्रोलॉजी लेके बात करते हैं, हम लोग एफएसएसए को लेके बात करते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक को लेके बात करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट के अंदर वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लेवल क्लेम होना चाहिए, और प्रोडक्ट का जो हर पैरामीटर उस पैरामीटर को प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। अगर आप ये यूज करोगे तो आप अगर प्रॉपर मेंटेन करोगे तो आपके पास क्लियर है। अपना मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे प्लान के अंदर डिसबर्समेंट सही है, मेरा प्रोडक्ट सही है, मेरा प्रोडक्ट पे कोई लेवल क्लेम में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं जो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स बोल रहा है, अगर वो क्लिनिकल ट्रायल या लैब टेस्ट पे जाता है, अगर वो प्रॉपर अगर मिलता है, तो मुझे पहला बात तो कि मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स है, अगर मैं गवर्नमेंट को अगर टीडीएस भरता हूँ, जीएसटी भर रहा हूँ, एडवांस टैक्स भर रहा हूँ, हर ईयर में अगर IT फाइल प्रॉपर वे कर रहा हूँ, मैं मेरा लोगों को जो कमिटमेंट कर रहा हूँ वो कमिटमेंट अगर पूरा कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या नेगेटिविटी आ सकता है? कुछ भी नहीं आएगा। और इंडस्ट्री का जैसे जैसे गाइडलाइन आते रहेंगे ऐसे ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे। मुझे काफ़ी डिफरेंस नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल मार्केट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का जो 90% मैचिंग है, बाकी 10% का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के ऊपर हमें कंपनी को मिल के काम करना चाहिए। अगर मिल के काम करेंगे बहुत बड़ा हो सकता है। हम इंडस्ट्री के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव चर्चे ऑलरेडी है, आपको मार्केट में पता है, और इस नेगेटिव चर्चे का हकदार हम खुद ही है। हम कंपटीशन में आके खुद ही खुद को गिरा रहा है। जिस दिन सही कंपनी एक साथ इकट्ठा होकर काम करना शुरू करेंगे, रेवोल्यूशन हो जाएंगे। और जैसे आपने पहला शुरुआत में कहा कि आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोगों ने जो अलग अलग जो आइडेंटिटी बना के रखे, अगर इस आइडेंटिटी को आके एसोसिएशन में अगर सिंगल कर देंगे, तो मैं बोलूँ मैडम बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के ऊपर। क्योंकि इंडिया के अंदर लोग करना चाह रहे हैं, लोग इंडस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर कुछ सही लोग और सही कंपनी को खड़ा होना ज़रूरी है। सर, हम जानना चाहेंगे, एक नया नेटवर्कर जब ज्वाइन करता है डायरेक्ट सेलिंग को, या कोई पुराना नेटवर्कर है जो डीमोटिवेट हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसको कैसे टिके रहे वो इस इंडस्ट्री में? पहला बात है कि आप जैसे बोला कि नया डिस्ट्रीब्यूटर एक पुराना डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। नया डिस्ट्रीब्यूटर का तो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आएंगे, राइट। अभी पुराना डिस्ट्रीब्यूटर आप बोलो इंडस्ट्री में नेगेटिव होकर बैठे, किस लिए नेगेटिव होकर बैठे यार? मैं मेरे बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ, आइदर मुझे इंडस्ट्री को छोड़ना है, जो मुझे इंडस्ट्री को कारण करना है, राइट। तो मैंने इंडस्ट्री के अंदर काम किया, मेरा नेगेटिविटी होने के कारण मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा था, बार बार प्लान चेंज कर रहा था, और मैंने इंडस्ट्री से क्विट किया था 2013 में रेजिग्नेशन देने के बाद। बाकी दूसरा कोई कंपनी काम नहीं किया। लेकिन जब मैंने इसके लिए, मेरे लिए इंडस्ट्री खराब नहीं था, जिस कंपनी को मैंने चुनाव किया था वो चुनाव गलत था, जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया था व्यक्ति का सोच गलत था, या व्यक्ति जो करना चाह रहे थे तो कर नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने प्लान चेंज किया, बार बार प्लान चेंज किया। प्लान चेंज करना मतलब उन्होंने एक चीज़ नेक्स्ट इंप्लीमेंट करना चाह रहा था, लेकिन वो इंप्लीमेंट फ्लॉप हुआ। बार बार प्लान चेंज करके कोई कंपनी को सक्सेस नहीं मिलता। एक ओल्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर का पहला कहना है, आपने क्यों ज्वाइन किया था? आपने इसलिए ज्वाइन किया था, अरे ये इंडस्ट्री बहुत इजी है, मैं 2 लोगों को जोड़ दूंगा, 2 लोग 10 लोगों को लेकर आएंगे, 10 लोग 100 लोगों को लेकर आएंगे, 100 लोगों के अंदर रिटेलिंग होंगे, अच्छा टर्नओवर बनेंगे, मेरे पास अच्छा कमीशन आएंगे। लेकिन नहीं, हकीकत में हो नहीं पाया। इस कारण के लिए आप डिमोटिवेट हो, या आपका डिमोटिवेट, आपने टीम बना दी, आपका टीम दूसरी जगह पे चला गया,
काफ़ी सारे नेगेटिविटी, या आपका टीम कंपनी ने काट के दूसरे किसी को दे दिया, ऐसा काफ़ी सारे नेगेटिविटी आपने सुना होगा, या आपका नेम चेंज कर दिया, काफ़ी सारे जो एक समय कर लिए थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने आपके पास अगर अनएथिकल कुछ हो रहा है, आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के रखे जहाँ पे आप कंपनी के एगेंस्ट पे भी खड़े हो सकते हो। तो आज जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कानून आ गया, तो कानून आने के बाद कंपनी भी बहुत सतर्क हो गया, राइट। और जहाँ पे बोलते हैं कि नया व्यक्ति को क्यों आना है, आज इस इंडस्ट्री के अंदर नया लोग क्यों आएंगे, किसी को आने की ज़रूरत नहीं, इंडस्ट्री लोगों को लेकर आ जाएंगे। रीज़न क्या है, आज लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, अगर वो पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है, नौकरी करके कर नहीं सकते। कोई बिजनेस अगर करते हैं तो पार्ट टाइम अगर कुछ करना चाहते, कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पार्ट टाइम में लोग शुरू कर सकते। इंडस्ट्री का समाज लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि आप जैसे कुछ लोगों ने डिसीजन ले चुका है कि इस इंडस्ट्री का जो नॉलेज है लोगों के अंदर शेयर करना है। तो आज इंडस्ट्री को लेकर बहुत पब्लिसिटी हो रहा है, यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके सोशल मीडिया के अंदर इंडस्ट्री को लोगों को जानने के लिए मौका मिल रहा है। लोगों को इसीलिए आ रहा है, बेसिकली एक ही प्लान, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू आवर इनकम। सिर्फ चुनाव से ही होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ हवाई चप्पल पहन के लोग आते हुए भी मर्सिडीज बेंज लेके जाते, क्योंकि आपने मुझे गाड़ी का क्वेश्चन किया। नियर से इंडस्ट्री को 5 साल समय दीजिए, इंडस्ट्री को जानिए, लोगों को हाथ पकड़ कर रखिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। आपका सक्सेस, आपका सफलता कोई रोक नहीं सकते। पहला 6 महीने आपको मेहनत करना पड़ेंगे। ग्रेजुएशन होने के लिए भी लोगों को 15 साल पढ़ाई करना पड़ता है। तो 15 साल पढ़ाई करने के पहले भी जो बेसिक जो 3 साल होते हैं, उसमें नर्सरी होता है, KG1 होता है, KG2 होता है, जो एक ज़माना में नहीं होता था, सीधा 1 में चले जाते लोग, उसमें भी आज लोग करते। तो आपका बेसिक 3 साल, आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करो क्या कमाई आपका आ रहा है। इस 3 साल के अंदर आप सिर्फ सीखो कंपनी का चुना कैसे होता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, फॉलो अप कैसे किया जाता है, फॉलो थ्रू। अगर ये दौर से अगर गुजर जाओगे तो आपका सक्सेस को रोक नहीं सकते, क्योंकि आज इस व्यापार को करने के लिए आपको ना पैसा लगता है, ना एजुकेशन लगता है, आपके अंदर एक एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी है तो आप इस इंडस्ट्री में आके बहुत कुछ कर सकते हो। ऑनेस्टी को बरकरार रखना है। आपने नेटवर्किंग के दीवाने ये क्यों नाम रखा? नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो एक दीवानगी मैं मानती हूँ। जो शुरू करता है वो छोड़ता नहीं है। तो आपके दिमाग में ये नाम कैसे आया? तो मेरे को लगता है एक दीवानगी है, एक पागलपन है, एक जुनून है लोगों के अंदर, जो लगे रहते हैं। आउटपुट नहीं आता फिर भी, जैसे आपने भी बोला, इतने साल लगे पर एक टाइम फिर सक्सेसफुल होते हैं। तो मुझे लगा उन दीवानों के लिए कुछ करना चाहिए मुझे। मैम, Thank you, आप sir. ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मैं तो चाहूँ कि आपका चैनल या आप जो भी काम करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, या इस इंडस्ट्री को लेके डायरेक्ट सेलर के लिए भी जो काम कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा तरक्की रहे। और आपके तरक्की के लिए अगर मुझे कुछ सेवा के लिए मौका मिले, मैं ऑलवेज यूज दूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। आप खूब तरक्की करें, खूब सक्सेस हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।